Dear friends, let's go to the other part of the presentation. Second point is the second point of factoring. Mention absolutely clear objective. जो मैं आप लोगों से इतने टाइम बात कर रहा था, आपको ऑब्जेक्टिव एकदम परफेक्टली क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्लियर होने के लिए मैं आपको वी आर गोइंग टू हायर ए वाइस प्रेसिडेंट और वी आर गोइंग टू हायर रिजल्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दैट वाइस प्रेसिडेंट। ये मैंने आपको मेरे गायतोंडे साहब का और मेरे छाबरिया साहब का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। मैंने एग्जांपल दिया ना हायरिंग का, वाइस प्रेसिडेंट हायर करना है या रिजल्ट हायर करने हैं, महाराष्ट्र का सेल बढ़ाना है या महाराष्ट्र में सेल्स मैनेजर डालना है, करना क्या है? रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट, परफॉर्मेंस इज व्हाट रिजल्ट। रिजल्ट माने परफॉर्मेंस। भाई किसको तू लेके आएगा वो रिजल्ट क्या देगा। कल का जो सोचने वाला वाइस प्रेसिडेंट है, बड़ा एसी में बैठेगा, बड़ी गाड़ी लेके आएगा, आगे लिखा होगा BMW, बड़ा खासा पे पैकेट लेके जाएगा, लोचा भी मारेगा क्योंकि वो बड़े पैमाने पे कंपनी से आ रहा है और बड़े कंपनी से आने की वजह से क्लैन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहा है, मल्टी डिविजन्स का वाइस प्रेसिडेंट है, तू उसको उठा के लेके आ गया तेरे कंपनी में, साला वो तेरा प्लानिंग बिलिंग तो जबरदस्त बना देगा, लेकिन आज तेरी जो पतलून गिली हुई है आज के रिजल्ट के लिए तो ये सारी चीजें हैं, रिलेटेड है। मेंशन क्लियर ऑब्जेक्टिव्स में मैं आपको उदाहरण इसके लिए दे रहा हूं कि आपको ऑब्जेक्टिव क्या है जिंदगी का वो क्लियर होना चाहिए। मैं इसी बेचता हूं, क्यों बेच रहा हूं? ऑब्जेक्टिव नीड्स टू बी क्लियर। मेरे पटपेड़ी में मैं काम करता हूं को मेरे को बैंक बना, बैंक कितने साल के बाद बनेगी ये क्लियर होना चाहिए। तुम्हारे डायरेक्टर्स शुड बी वेरी क्लियर कि व्हेन इट इज गोइंग टू बी टेक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अपने को कौन अपना काम कराएगा? वहां पे भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कोई खाने की चीज नहीं है, गए और भेल लेके आ गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक बंद हो गई, सीपीबी बैंक आज प्रॉब्लम में है, उससे बाहर भी आ रही है, लेकिन ये सारे लोचे लपाटे हैं, इसको अपने को एंटीसिपेट करना पड़ेगा। तो ये जो लूम्स का मैं आपको एक उदाहरण दे रहा था, ये जो लूम वाला उदाहरण है मैं इसके लिए दोहरा रहा हूं क्योंकि एंटीसिपेशन नहीं हुआ था, क्योंकि क्लियर ऑब्जेक्टिव्स नहीं था। ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए। डोंट हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स माने क्या? मेरे को रेवेन्यू तो बढ़ाना है, मेरे को रेवेन्यू लेवल रिटर्न करनी है, मेरे को ये प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव करनी है, लेकिन मेरे को आदमी को नहीं निकालना। मेरे को बाबा रे ते माणूस काढायचं सोडून काय पण बोल, माणूस नाही काढायचा, माझ्या कंपनीतला माणूस काढायचा नाही, टापला काढायचं नाही, टापला हात लावून सोडायचं, दुसरं काय पण बोल। ये जो एटीट्यूड है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं स्टाफ को निकालो, अनवांटेड स्टाफ को अगर निकालने की जरूर निकाल देना, क्योंकि अपने को परफॉर्मेंस की जरूरत है ना, कंपनी के रेवेन्यूज को बचाना है ना अपने को। तो अनवांटेड स्टाफ को रखने का, उसका इज्जत देने का, वो तेरे को इज्जत देता है कि नहीं तेरे को मालूम नहीं है, फिर भी तू इज्जत बख्शते जा रहा है क्योंकि तूने इज्जत की फैक्ट्री खोल के रखी है। डियर फ्रेंड्स, सेपरेट ऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड फैक्टर्स, जिसके ऊपर मैं आऊंगा जब मैं फैक्टर की बात करूंगा इसके आगे के स्लाइड के ऊपर। All objectives must be within the framework of big V, success vision and success goal. Dear friends, vision और उसके goals, vision और उसके goals, इससे तुम्हारा पूरा डिसीजन मेकिंग ऑफ डिसीजन अलाइन होता है। डिसीजन मेकिंग और मेकिंग ऑफ डिसीजन, ये मैं दोहरा इसके लिए रहा हूं क्योंकि डिसीजन इज मेड फॉर अ सिचुएशन एंड मेकिंग ऑफ डिसीजन इज मेड फॉर क्रिएटिंग ए सिचुएशन। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ये यहां पे इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि वो विजन और गोल से कंप्लीटली अलाइन होने चाहिए। मैं बिजनेस कर रहा हूं फूड्स का और कल अपॉर्चुनिटी आ गई मेरे पास, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आ गई, मेरे को एक मैकेनिकल वर्कशॉप डालना पड़ने वाला है।
अरे भाई तेरी एक्सपर्टीज ही नहीं है, तू डालेगा या कंस्ट्रक्शन का बिजनेस में तेरे को घुसेड़ देगा दूसरे बिजनेस में, तो कैसे होगा? और अगर उसके बावजूद भी तेरे को वो लोचे लपाटे करके देखने हैं तो तू देख, या फिर कम से कम तेरा विजन चेंज करके उसके लिए सेपरेट गोल्स बना, उसके लिए सेपरेट प्रेसिडेंट ले, उसके लिए जो लोचे लपाटे करने वाले लोग हैं उनको हायर कर, या फिर वैसी क्षमता रख बड़ा। अलाइंड है, देखो ये मिक्सिंग है, ये मिक्सिंग है। एग्जैक्ट क्या करने वाला हूं, एग्जैक्ट कब तक करने वाला हूं, टाइम फ्रेम क्या होगी, रिजल्ट ओरिएंटेशन आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो क्यों आएगा, सारा चीज अपने पास होना चाहिए लिखित। then and then only you will be able to go for making of a decision process. Personal objectives and organizational objectives should be aligned. Personal objectives अलग होते हैं और organizational objectives अलग होते हैं। जो मैंने आपको हायरिंग का उदाहरण दिया अपने गायतोंडे साहब का और छाबरिया का, पर्सनल गोल था अपने को रिप्लेस करना है, सेल से हटाना है, और एक्चुअली ले रहे थे कंपनी के लिए, वो हुआ नहीं, आइटम कोई दूसरा आ गया, आपने इधर लोचा बन गया। तो हायरिंग के टाइम पे हायरिंग कंसल्टेंट जो है उनकी सलाह लेना बहुत जरूरी है, उनको ज्यादा मालूमात रहती है उसके बारे में, वो एक्सपर्ट्स रहते हैं, वो इंपॉर्टेंट है सब चीजों के लिए। ब्रिंग आउट ऑल द फैक्टर्स, मैंने आपको बोला था फैक्टर्स की जब बात करूंगा तो मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण देने वाला हूं। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स रिलेट टू, ब्रिंग आउट द फैक्टर्स बट रिलेट टू क्लियर ऑब्जेक्टिव। अब क्लियर ऑब्जेक्टिव बन गया कि महाराष्ट्र में मेरे को सेल निकालना है, महाराष्ट्र में मेरे को 10 करोड़ का सेल निकालना है इस साल के अंदर, बराबर है। अभी एग्जांपल मैं दे रहा हूं, 10 करोड़ का सेल मुझे लेना है महाराष्ट्र से, उसके लिए मेरे को क्या प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। अभी मेरा देखो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, 10 करोड़ का सेल, मेरे को उसके लिए सेल्स मैनेजर लगेगा, मैनेजर लगेगा, एग्जीक्यूटिव लगेगा, ब्रांच खोलनी पड़ेगी, नहीं खोलनी पड़ेंगी, डिस्ट्रीब्यूटर लगेंगे, नहीं लगेंगे, नेटवर्क के थ्रू करूंगा, रिटेल सेल्स के थ्रू करूंगा, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। देखो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर, ऑब्जेक्टिव 10 करोड़ का धंधा मेरा ऑब्जेक्टिव, कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, किसका सहारा लेना पड़ेगा, काठी का लेना पड़ेगा, बैलगाड़ी का लेना पड़ेगा, घोड़ा डालना पड़ेगा, गधे पे बैठना पड़ेगा, ऊंट के ऊपर बैठना पड़ेगा, कार में चलाना पड़ेगा, लोचे लपाटे क्या करने पड़ेंगे, अरे फैक्टर्स और सब। मैं फैक्टर्स को भी एक्सप्लेन करता हूं। इंटेंशन इज टू डेवलप महाराष्ट्र रीजन, दिस इज क्लियर ऑब्जेक्टिव। महाराष्ट्र से 10 करोड़ का धंधा लेना है। दूसरा है फैक्टर्स, फॉर द सेम वी रिक्वायर सेल्स एग्जीक्यूटिव, मैनेजर, सेल्स मैनेजर, XYZ ब्ला ब्ला ब्ला, फिर सेगमेंट पॉलिसी बेचना है, मेरा ये साल का टारगेट है 2000 पॉलिसी, 2000 पॉलिसी किसको बेचूंगा, कितने डॉक्टर, कितने वकील, कितने आर्किटेक्ट, कितनी एनजीओ के पास जाऊंगा, कितने बैंक कर्मचारियों को मिलूंगा, कितने पटपटी कर्मचारियों को मिलूंगा, कितने पर्सनल फ्रेंड्स को मिलूंगा, कितने बार सोशल नेटवर्क पे रहूंगा, कितनी बार कौन कौन से आदमी से मेरे को रीसेल मिलेगा, कौन से एग्जिस्टिंग ए टाइप के मेरे क्लाइंट्स है जो मेरे को रीसेल आएंगे, सारा जो प्रोग्राम है अपने को लिखा पढ़ी करना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी, तभी जाके बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी ना। ये फैक्टर्स को आप स्टडी नहीं करोगे, फैक्टर्स का स्टडी इज अ वेरी मेटाकुलर स्टडी डियर फ्रेंड। ये टीम को लगाओ, अपने आप अपने टीम्स को लगाओ, उनके पास से रिजल्ट निकालो। मैं आपको ये आने वाले आगे के स्लाइड्स में ये भी मैं विवरण करूंगा कि आपको ये आइडियाज अपने ही ऑर्गेनाइजेशन से कैसे लेने हैं। अपने ऑर्गेनाइजेशन में हर आदमी काम करता है, आदमी के पास टू पार्ट्स का एक दिमाग होता है, वो 2 पार्ट्स का एक दिमाग चलता है, दिमाग चलता है, नहीं चलता है, गधे है, गधे बड़े, ज्यादा गधे है, क्या है वो होगा, लेकिन वो उसके अंदर ऊर्जा तुमको भर के तुमको ही रिजल्ट्स निकालने हैं, इसको तुमको समझना पड़ेगा। अगर तुम समझोगे तो ही तुम रिजल्ट निकाल पाओगे, वरना रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे, वरना तुम्हारे फैक्टर्स के अंदर क्लियर कभी भी नहीं होंगे। क्लियर ऑब्जेक्टिव के बाद में फैक्टर्स के अंदर कभी भी क्लियर ऑब्जेक्टिव, फैक्टर
एंड देन द सॉल्यूशन। ये तीन चीजें याद रखना, थ्री थिंग्स, फैक्टर, क्लियर ऑब्जेक्टिव, फैक्टर्स और सॉल्यूशंस। डियर फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव कैन बी गिवन एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड न्यूज और फाइंड रेफरेंस कैंडिडेट्स। ये जो अपने को महाराष्ट्र का सेल बढ़ाना है, कार्यक्रम चलाना है, तो उसके लिए अपने को पहले तो आदमी लगेंगे, उसके बाद में रिटेल का नेटवर्क लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स लगेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर का डाटा लगेगा, रेफरेंसेस लगेंगे, अपने को उस डेमोग्राफी पता करनी पड़ेगी कि भाई सोलापुर की डेमोग्राफी क्या है, ज्योग्राफी क्या है, सोलापुर का मानसिकता क्या है, बाइंग पैटर्न्स कैसे है। सोलापुर में जाना पड़ेगा, 2-4 चक्कर लगाना पड़ेगा, वहां के लोगों से मिलना पड़ेगा, इंटरेस्ट समझना पड़ेगा, उनकी इन्वेस्टमेंट की ताकत समझनी पड़ेगी। ये सारे फैक्टर्स है। ऑब्जेक्टिव 10 करोड़ का सेल, फैक्टर्स देखो कितने निकल रहे हैं, फैक्टर्स और सब फैक्टर्स कितने निकल रहे हैं, फैक्टर्स कितने निकल रहे हैं। ये मेटिकुलसली आप जब पढ़ाई करोगे ना, 100% आपका डिसीजन परफेक्ट होगा। और परफेक्ट डिसीजन आपको कहां लेके जाएगा? बुद्धा स्टेज, ग्रेट डिसीजन की तरफ लेके जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, all factors, state all the factors will have to be considered। सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। देखो फैक्टर्स में फॉर एग्जांपल मैं और एक एग्जांपल देता हूं। मेरी फैक्ट्री पुणे में है, अब मुझे शिफ्ट करनी है तलोजा में या जेएनपीटी के नजदीक। मेरे को चाकन या पुणे से यहाँ पे आना है, उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि लॉजिस्टिकल जो प्रॉब्लम्स है, जो टाइम फ्रेम है, ये सारी चीजें जो है उसका बहुत लोचा है, उसका लोचा लपटा बोलते हैं। ओके, मेरे को तलोजा फैक्ट्री शिफ्ट करनी है फॉर एग्जांपल, या वो तलोजा भी हो सकती है, थाना बेलापुर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। मेरे को मेरी फैक्ट्री पुणे से जेएनपीटी के नजदीक लेके आना है। तो यहाँ पे तुम्हारा टारगेट क्या हो गया, तुम्हारा क्लियर विजन क्या हो गया? फैक्ट्री क्यों सेट ये करनी है? लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम से, टाइम फ्रेम के प्रॉब्लम से, लोडिंग अनलोडिंग जेएनपीटी नजदीक होना, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आना, पुणे तक पहुंच रहा है, मेरा रॉ मटेरियल आता है गुजरात से बॉम्बे नजदीक पड़ेगा, 3 घंटे का समय वो बचेगा। जेएनपीटी पहुंचने का समय खाली 45 मिनट्स का होगा, 1 घंटे का होगा। यहाँ से मेरे को ट्रक जाता है तो 5 घंटे के लिए, मतलब पूरा दिन भर गया। मैं एक दिन में मेरे 2 ही ट्रक पहुंचा सकता हूँ, 3 ट्रक पहुंचा सकता हूँ। तलो जाऊंगा तो मेरा 6 विजिट हो जाएगा। बड़ा फैक्ट्री लूंगा, कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, राइजिंग डिमांड को मैं कैटर कर पाऊंगा। तो ये देखो तुम्हारा विजन से तुम्हारा ये जो डिसीजन है कितना अलाइंड है। मैं आपको जो उदाहरण दे रहा हूं ना, एग्जैक्ट सिमुलेट करके दूंगा। अब आप ये एक बिग ग्रेट डिसीजन की बात होगी, आप जो फैक्ट्री शिफ्ट करने की बात करोगे। और एक उदाहरण दे, ऊपर मेरी एक फैक्ट्री होगी, ये वर्ल्ड क्लास कंपनी ने डिसीजन लिया हर 200 किलोमीटर के बाद, बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक्स। पुट्टी की बड़ी गोनियां होती है, आई थिंक कुछ 50 केजी या आई थिंक 100 केजी का या फिर ऐसा कुछ होता है, तो उसको कैरी करना 250 किलोमीटर के आगे इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता है। तो उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि हर 200 to 250 किलोमीटर के बाद में मेरी एक फैक्ट्री होगी, उसके आगे का जो दायरा होगा मैं वहां से कैटर करूंगा, प्रोडक्शन फैसिलिटी होगी। तो मेकिंग ऑफ अ डिसीजन था, इंपॉर्टेंट था ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आज अनगिनत फैक्ट्रियां है हिंदुस्तान भर और ऑलमोस्ट पैन इंडिया प्रेजेंस है उस कंपनी का, 500 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। ये डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ज्वाइंट वेंचर कराओ, तुम फैक्ट्री नहीं लगा सकते हो, ज्वाइंट वेंचर कराओ। देखो सॉल्यूशंस तो है, सॉल्यूशंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये और एक फैक्टर निकल गया, बात समझ रहे हैं आप? तो फैक्टर निकल गया और एक। बहुत सारी कंपनियों को बहुत सारे अनगिनत प्रॉब्लम्स होते हैं, पैकेजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, लोडिंग अनलोडिंग रिलेटेड लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं, वेयर हाउसेस की प्रॉब्लम होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम होते हैं, इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता है, अनगिनत प्रॉब्लम्स होते हैं। क्या कुछ ऐसा मटेरियल बनता है जो बॉम्बे से ही आता है और जो बड़े आगे के कारखाने में पहुंचाना इकोनॉमिकली डिफिकल्ट हो जाता है। नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर रिलेटेड विद ईच अदर। ये सारे डिसीजन जब आप लेंगे तो ये क्लियर होनी चाहिए। फैक्टर्स सेपरेटेड, वो फैक्टर्स तुमको
करने चाहिए आपके क्लियर विजन से और क्लियर ऑब्जेक्टिव से। क्लियर ऑब्जेक्टिव शुड बी अलाइन टू योर विजन एंड गोल्स। ये प्रोसेस है। एम आई गोइंग? आर यू गेटिंग मी? लोकेशन चेंज करो, स्टाफ रिडक्शन, स्टाफ इंटैक्ट, कीपिंग द मोरल, मोटिवेशन ऑफ पीपल, यूजिंग लॉस, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मशीन, कीपिंग कस्टमर। अरे लोचे लपाटे अपने को फैक्टर्स बनाने वक्त हैंडल करने पड़ते हैं। पूना की फैक्ट्री मेरे को तलोजा लेके आनी है, अरे लेकिन मेरे पूना के लेबर आएंगे क्या? उसमें से कितने आएंगे? क्या क्या होगा? वो लोचे कैसे होंगे? क्या कुछ बड़ा लोचा होगा क्या? होते हैं ना, हम लोगों ने देखा है। ये फैक्टर्स भी सब फैक्टर्स के टाइम ये सब फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ जाते हैं।